और उत्तरकाल 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। सुंग वंश 150 ईसा पूर्व। देशी राज विदेशी राज। देशी राज में सुंग वंश, कड़ वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, कलिंग का चीदी वंश। विदेशी राज में हिंद, यवन, इंडो ग्रीक, शक, पहलोक, पार्थियन, ईरान के कुषाण। सुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व। जानकारी के स्रोत, साहित्य के स्रोत, पतंजलि का महाभाष्य, 2 अश्वमेध यज्ञ कराई, कालिदास का मालिकाग्निमित्र में बैम्बिक कुल का ब्राह्मण, बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान में पुष्यमित्र को बौद्ध विरोधी, तारानाथ बौद्ध धर्म के इतिहास, ब्राह्मण राजा, बाणभट्ट हर्षचरित में अनार्य, पुराण मत्स्य पुराण में सुंगों की वंशावली, गार्गी संहिता पुष्यमित्र के समय यूनानी आक्रमण, पुरातात्विक स्रोत अयोध्या अभिलेख, धनदेव का राज्यपाल, 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी, गरुड़ स्तंभ अभिलेख, विदिशा हेलियोडोरस यूनानी राजदूत। सुंग कौन थे? बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान में मौर्य वंश, हर्षचरित, अनार्य शूद्र, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, पारसिक ईरानी, ईरान में पारसी राजा, मित्र सूर्य। सुंग राजा अपने नाम के आगे मित्र लगाते थे। पुराणों में ब्राह्मण भारद्वाज गोत्री अष्टाध्यायी में बोला गया। मालविकाग्निमित्रम बिंबिक कुल के ब्राह्मण। निष्कर्षतः सुंगों को ब्राह्मण माना गया है। पतंजलि का महाभाष्य, पाणिनि की अष्टाध्यायी, मत्स्य पुराण, मालविकाग्निमित्रम आदि साहित्यों में सुंगों को ब्राह्मण ही माना गया है। सारी ब्राह्मण धर्म को संरक्षण देना, ब्राह्मण धर्म के वैदिक अनुष्ठानों जैसे अश्वमेध यज्ञ आदि का आयोजन करवाना भी इन्हें ब्राह्मण ही सिद्ध करता है। सुंगों का मूल निवास स्थान उज्जैन था। सिंगों की पहली राजधानी पाटलिपुत्र व दूसरी राजधानी विदिशा थी। पुष्यमित्र सुंग के पिताजी ब्राह्मण थे, यज्ञ अनुष्ठान करवाया करते थे, लेकिन जब मौर्य शासकों ने यज्ञ को हतोत्साह किया तो उन्होंने आपद धर्म का पालन करते हुए सेना में शामिल हो गए। पुष्यमित्र सुंग भी सेना में शामिल हो गया था। अंतिम मौर्य शासक जयद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र सुंग राजा बना। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग के सैनिक अभियान, यूनानियों के साथ युद्ध, डिमेट्रियस वर्सेस पुष्यमित्र सुंग, मिनांडर वर्सेस वसुमित्र, पुष्यमित्र सुंग का पौत्र, विदर्भ के साथ युद्ध, राजा यज्ञसेन खुद को पाटलिपुत्र से स्वतंत्र कर दिया, चचेरा भाई माधवसेन, इन दोनों के बीच राजा बनने के लिए लड़ाई, यज्ञसेन माधवसेन को हराया, माधवसेन विदिशा अग्निमित्र के पास पहुंचा और समर्थन मांगा। अग्निमित्र ने माधवसेन को अपना सेनापति और सैनिक भेजी और यज्ञसेन को पराजित किया और विदर्भ को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग यज्ञसेन और एक भाग माधवसेन को दे दिया। शर्त रखी दोनों को सुंगों की अधीनता स्वीकार करनी होगी। माधवसेन की बहन मालिका। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध किए। जानकारी अयोध्या लेख, महाभाष्य, राजपुरोहित पतंजलि ने करवाया अश्वमेध। मनुस्मृति की रचना इन्हीं के समय। जीर्णोद्धार, सांची स्तूप, भरूच स्तूप, वैदिक धर्म की तलवार पुष्यमित्र सुंग, वर्ण व्यवस्था का संरक्षक, संस्कृत का जीवनदाता, संस्कृत को दरबारी भाषा बनाई, बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा, दिव्य वदानी, स्तूपों का भंजक। इन्होंने उत्तर पश्चिम में एक राजाज्ञा दी थी, जो भी बौद्ध भिक्षुओं के सर लेकर आएगा उसे 100 दीनार दी जाएगी। उत्तराधिकारी अग्निमित्र गद्दी पर बैठा। मालविका यज्ञसेन के डर से भाग के अपनी दासी के साथ विदिशा पहुंच गई। अग्निमित्र के महल में अग्निमित्र की पत्नी महिषी इरावती की दासी बन गई। मालविका बहुत सुंदर थी, अच्छा नाचती गाती थी। इरावती ने मालविका के लिए नृत्य सिखाने वाला लगा दिया। नृत्य गुरु ने मालविका को नाचते हुए चित्र बनवाया और उसे शाही कला क्षेत्र में चित्र रखा गया। अग्निमित्र ने वह चित्र देखकर उसे मालविका से प्रेम हो गया। उन्होंने अपने मित्र नृत्य गुरु से मालविका से मिलने की इच्छा जाहिर की। इरावती को पता चला तो उन्होंने मालविका को छुपा दिया। फिर नृत्य गुरु ने योजना बनाई, राज्य में घोषणा करा दी, अग्निमित्र शिकार के लिए जा रहे। फिर नृत्य गुरु ने इरावती से कहा, हमारे घर में कार्यक्रम है, आप मालविका को भेज दो। नृत्य गुरु के घर में अग्निमित्र और मालविका मेरे। फिर अग्निमित्र मालविका को महल लेके गया व शादी कर ली। अगला उत्तराधिकारी वसुज्येष्ठ वसुमित्र। 9वां शासक भागभद्र। यूनानी शासक एंटियालकिड्स के दरबार से एक दूत हेलियोडोरस विदिशा में भागभद्र के दरबार में आया। भागवत धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण दक्षिण में वैष्णव धर्म, पूरा विदिशा भागवत धर्म को मानने वाला था। इनसे मिलकर हेलियोडोरस बहुत प्रभावित हुआ। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की और विदिशा में भगवान विष्णु के सम्मान में गरुड़ स्तंभ बनवाया। इसे स्थानीय लोग खंबा बाबा बोलते हैं। अंतिम शासक देवभूमि अमात्य वासुदेव कर्ण ने देवभूति की हत्या करके पाटलिपुत्र में कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश संस्थापक वासुदेव कर्ण। अंतिम शासक सुशर्मा अमात्य सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश संस्थापक सिमुक 1 शताब्दी ईसा पूर्व से 3 शताब्दी ईस्वी। आंध्रभृत्य पहले बोला जाता था, मौर्यों के सेवक थे। पुराणों में आंध्रभृत्य ही बोला गया है। पुराणों में ब्राह्मण माना गया है। राजधानी प्रतिष्ठान महाराज सिमुक को उसके भाई कान्हा कृष्ण प्राकृत में मारा और गद्दी पर बैठा। इनके बाद सिमुक का पुत्र सतकर्णी फर्स्ट गद्दी पर बैठा। सतकर्णी फर्स्ट ने दक्षिणानाथ पथपति उपाधि धारण की, अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंस की पुस्तक में सतकर्णी फर्स्ट को एल्डर सेरोगोनस कहा गया है। सतकर्णी फर्स्ट की पत्नी नागनिका का महाराष्ट्र नाना घाट अभिलेख मिलता है, जिससे जानकारी मिलती है कि 2 अश्वमेध यज्ञ, एक राजसूय यज्ञ सतकर्णी फर्स्ट ने किया। इसके बाद सतकर्णी फर्स्ट ने भूमिदान में दी। भूमिदान की पहली जानकारी नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होती है। भूमिदान का पहला उल्लेखीय साक्ष्य भूमिदान की परंपरा सातवाहनों ने शुरू की। नाना घाट अभिलेख से जानकारी मिलती है कि सतकर्णी फर्स्ट ने कलिंग नरेश खारवेल को हराया। सतकर्णी फर्स्ट सातवाहन वंश का पहला शक्तिशाली शासक था। 17वां सातवाहन शासक हाल खुद भी बहुत बड़ा विद्वान था और उसने विद्वानों को संरक्षण दिया। हाल की पुस्तक गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती। हाल के दरबार में गुणाख्य बृहत कथा लिखी। सर्ववर्मन ने पातंत्र लिखी, व्याकरण की किताब। हाल के समय सातवाहनों ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। हाल ने अपने सेनापति विजयानंद को श्रीलंका भेजा। विजयानंद श्रीलंका को हराकर वहां की राजकुमारी लीलावती को ले आया। बाद में लीलावती का विवाह हाल से हुआ। अगला शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी, माता गौतमी 23वें क्रम का शासक। इनके बाद ही से ही सातवाहनों ने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाना शुरू कर दिया। उपाधि खतीय दपमान मदनस, क्षत्रियों के घमंड मान का नाश करने वाला। शक यवन पहलव किशुदनस, शक यवन पहलव का नाश करने वाला। क्षहरात निषूदरस, क्षहरात वंश का अंत करने वाला। वर्ण व्यवस्था का संरक्षक, वेदों का आश्रयदाता, खुद को एकमात्र ब्राह्मण बोलता है। त्रिसमुद्र पीत तो वाहन, जिसका घोड़ा तीनों समुद्रों का पानी पीता हो। दरबारी भाषा प्राकृत। वेणु कटक स्वामी उपाधि, वेणु कटक नगर बसाया। गौतमी पुत्र सातकर्णी के साथ अभियान। जानकारी उपाधियों से, माता गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख। उपाधि शको यवनों पहले क्षहरात वंश को हराया। नासिक अभियान। क्षहरात वंश शासक नहपान शक जाति का। नहपान को पराजित कर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नासिक पर अधिकार किया। जानकारी नासिक अभिलेख। जोगाल थम्पी महाराज से 8000 चांदी सिक्के मिले, जिसमें एक तरफ नहपान का नाम, दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम लिखा है। पुनर्मुद्रित सिक्के। अन्य विजय अपरांत अपर पश्चिम, जहां पश्चिमी भूमि का अंत हो। महाराष्ट्र गोवा होकर तट वाला तट। कुंतल देश कर्नाटक, सौराष्ट्र अनूप निमाड़ आकर मालवा कुकुर गुजरात राजस्थान के मध्य। 24वां शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। उपाधियां दक्षिण पथेश्वर, नवनगर स्वामी, सिरो पोलोमेओस टॉलमी उज्जैन। शक वंशी शासक रुद्रदामन के साथ 2 बार वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने युद्ध किया, दोनों बार पराजित हुआ, लेकिन रुद्रदामन ने दोनों बार पुलमावी को मारा नहीं, उसका राज्य नहीं छीना, क्योंकि पुलमावी रुद्रदामन का दामाद था। पुलमावी ने महाराष्ट्र के अमरावती में बौद्ध स्तूप बनवाया, जिसे अमरावती स्तूप कहते हैं। अगला शासक यज्ञ सातकर्णी 27वें क्रम का। सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक। सिक्के नौकाओं के चित्र अंकित करवाए। अंतिम शासक पुलमावी थर्ड। प्राचीन भारत में सबसे लंबे समय तक सातवाहनों ने शासन किया। सातवाहनों ने पोटी नामक सीसी के सिक्के चलाए। सातवाहनों के 2 बंदरगाह, सोपारा, कल्याण, महाराष्ट्र। सातवाहनों की दरबारी भाषा प्राकृत। सात भारत में भूमिदान की परंपरा सातवाहनों ने शुरू करी। कलिंग का चेदी वंश, महामेघवाहन वंश। कलिंग का चेदी वंश का संस्थापक महामेघ
खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा। भारत वर्ष का अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख में हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी। महापन्नन ने कलिंग पर आक्रमण किया और वहां से जिनसेन की मूर्ति ले आया। साथ ही महापन्नन ने कलिंग में तिनसुली नहर बनवाई। खारवेल कहता है, जब मैं राजा बना तो मैंने पाटलिपुत्र में जहां बृहस्पति मित्र शासक का आक्रमण किया और पाटलिपुत्र से जिनसेन की मूर्ति वापस लाया और तिनसुली नहर जिसका निर्माण नंद राजा द्वारा किया गया, मैंने इसका जीर्णोद्धार कराया। खारवेल जब दक्षिण की ओर गया और सातवाहन शासक सतकर्णी फर्स्ट पर आक्रमण किया और स्वराज के बाद दक्षिण की ओर और आगे बढ़ा केरल, चेर, आंध्र, चोल, तमिलनाडु, पांडु पर आक्रमण किया और चेर, चोल, पांड्य के संयुक्त संघ को पराजित किया। दक्षिण में पिथुंड नाम के नगर पर आक्रमण किया तो पिथुंड वालों ने खारवेल का बड़ी तीव्रता से प्रतिरोध किया, जिसमें खारवेल के बहुत सारे सैनिक मारे गए। हालांकि खारवेल की सेना बड़ी थी तो अंततः पिथुंड नगर का पतन हुआ, लेकिन खारवेल इतना क्रोधित हो चुका था कि उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, गधों में हल लगाओ और पूरे नगर को जुटवा दो। हाथी गुम्फा अभिलेख से यवन राजा दिमित्र का नाम मिलता है। खारवेल ने यवन नरेश दिमित्र को पराजित किया था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। मौर्य काल के विदेशी राज्य इंडो ग्रीक, हिंद, यवन, इंडो बैक्ट्रियन, शक, पहला कुषाण, इंडो ग्रीक, हिंद, यवन, इंडो बैक्ट्रियन, यूथिडेमस वंश और यूक्रेटाइडिस वंश। स्वतंत्र बैक्ट्रिया राज का संस्थापक डियोडोट्स। डियोडोट्स की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अल्पवयस्क बैक्ट्रिया की गद्दी पर बैठा। इसका फायदा डियोडोट्स के सेनापति यूथिडेमस ने उठाया और डियोडोट्स के पुत्र की हत्या करके बैक्ट्रिया में यूथिडेमस वंश की स्थापना की। यूथिडेमस के बाद उसका पुत्र डिमिट्रियस गद्दी पर बैठा। बैक्ट्रिया पहले सेल्यूकिड साम्राज्य का हिस्सा था। डिमिट्रियस महाभाष्य गार्गी संहिता से जानकारी मिलती है कि डिमिट्रियस दिमित्र ने भारत पर आक्रमण किया। तक्षशिला, पंजाब, साकेत, अयोध्या, माध्यमिका, चित्तौड़गढ़ को जीता हुआ पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, लेकिन पाटलिपुत्र में पुष्यमित्र संघ ने इसे पराजित किया। सिकंदर के पश्चात दूसरा यूनानी जिसने भारत को विजित किया। उपाधि भारतीयों का राजा, राजधानी साकल, सियालकोट, सिक्के यूनानी, खरोष्टी लिपि। सिकंदर के बाद दूसरा यूनानी जिसने भारत पर आक्रमण किया सेल्यूकस निकेटर, लेकिन वह असफल रहा। डिमिट्रियस का सेनापति मिनांडर था, जो कि बड़ा योग्य व्यक्ति था, जिससे डिमिट्रियस ने अपनी बेटी की शादी करा दी। डिमिट्रियस की मृत्यु के बाद मिनांडर गद्दी पर बैठा और बैक्ट्रिया का शासक बना। यूथिडेमस वंश का अगला शासक मिनांडर हिंद यूनानियों का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा। इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। जानकारी सिक्के, धर्म चक्र, खुदा हुआ किताब, मिलन पन्नों से भी जानकारी। बौद्ध भिक्षुनान सेन मिनांडर के दरबार में गए और कहा, बौद्ध धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है और लोगों का कल्याण बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया जा सकता है। इस पर मिनांडर ने कहा, मैं बौद्ध धर्म स्वीकार तो कर लूंगा, लेकिन कुछ शर्त है हमारी। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, यदि आपने संतोषजनक जवाब नहीं दिए तो आपका सर काट दिया जाएगा। अगर संतोषजनक जवाब दिए तो मैं बौद्ध धर्म अपना लूंगा। मिनांडर ने बहुत सारे प्रश्न पूछे। नागसेन ने प्रत्येक प्रश्न का बहुत ही संतोषजनक उत्तर दिया। अंत में मिनांडर पूरी तरह संतुष्ट हो गया नागसेन से और उसने नागसेन को अपना गुरु बना लिया और नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध बन गया। नागसेन ने इन्हीं प्रश्नोत्तर का संग्रह मिलन पन्नों पुस्तक में किया। मिनांडर इतना कट्टर बौद्ध बन गया कि इसकी अंतिम इच्छा थी, जब मैं मरूं तो मेरे अस्थि अवशेषों पर स्तूप बनवाए जाए। एकमात्र यूनानी शासक मिनांडर था जिसके मरने के बाद उसके अस्थि अवशेषों पर स्तूप बनाए गए थे। मिनांडर की मृत्यु के साथ यूथिडेमस वंश कमजोर हो गया। वह इनके क्षेत्र को यूक्रेटाइडिस वंश ने जीत लिया। यूथिडेमस वंश समाप्त हो गया। यूथिडेमस वंश की राजधानी साकल, सियालकोट। मिनांडर के सिक्के बालाघाट से मिलते हैं। यूक्रेटाइडिस वंश। डिमिट्रियस का सेनापति यूक्रेटाइडिस। डिमिट्रियस जब भारत अभियान के लिए निकला तो बैक्ट्रिया यूक्रेटाइडिस को देख निकला। डिमिट्रियस जब भारत को जीतकर वंशों को हराकर वापस गया तब यूक्रेटाइडिस ने बैक्ट्रिया में खुद को स्वतंत्र कर लिया और बैक्ट्रिया में यूथिडेमस राजवंश के सभी लोगों को मारकर बैक्ट्रिया में यूक्रेटाइडिस वंश की स्थापना की। संस्थापक यूक्रेटाइडिस के बाद इसका पुत्र हेराक्लीस गद्दी पर बैठा अपने पिता की हत्या करके। मिनांडर की मृत्यु के बाद हेराक्लीस यूथिडेमस वंश का राज्य पंजाब, तक्षशिला आदि पर जीत हासिल कर लेगा। राजधानी तक्षशिला। हेराक्लीस का पुत्र एंटियालकिड्स गद्दी पर बैठा, जिसका राजदूत हेलियोडोरस नौवें शासक भागवत के दरबार में गया। यूक्रेटाइडिस वंश का अंतिम शासक हर्मियस था। शकों के आक्रमण की वजह से कमजोर हो गए। इंडो ग्रीक ने भारत में आकृति युक्त सोने के सिक्के चलाए। शक। मध्य एशिया में शक, हूण, कुषाण जातियां निवास करती थी। पहले ये लोग चीन पर आक्रमण किया करते थे, लेकिन जब चीन की महान दीवार बनी तो ये लोग आपस में लड़ने लगे। किसानों ने शकों को हरा दिया और शकों को मध्य एशिया से भागना पड़ा। शक दो शाखा में विभाजित हो गई, एक शाखा भारत की ओर, एक शाखा ईरान की ओर गई। ईरान वाली शाखा को पश्चिमी शक, भारत वाली शाखा को उत्तरी शक कहते हैं। उत्तरी शक तक्षशिला, मोग, मथुरा, रज्जुगुल। भारत में शकों का पहला ज्ञात शासक मोग था। शकों की भारत में सबसे पुरानी शाखा तक्षशिला है। मध्य एशिया से शकों के आने के पश्चात हूण व कुषाण आपस में लड़ने लगे। कुषाणों को वहां से भागना पड़ा और कुषाण भारत की ओर आए। उत्तरी शाखा के जितने भी शक राज्य थे इन्हें कुषाणों ने खत्म कर दिया, इसलिए उत्तरी शक की शाखा के राजाओं की जानकारी ज्यादा नहीं मिलती। पश्चिमी शक जो ईरान की ओर गए थे, उनकी लड़ाई ईरान में पहलुओं के साथ हुई तो पश्चिमी शकों को वहां से भी भागना पड़ा और पश्चिमी शक भी भारत की ओर आए। ये क्योंकि ईरान अर्थात पश्चिम की ओर से भारत है, इसलिए पश्चिमी शक कहलाए। पश्चिम शक की भारत में दो शाखा है, नासिक, उज्जैन। उज्जैन के शक कार्दमक वंश संस्थापक जस्टन। रोमन विद्वान क्लाउडियस टॉलमी भी जानकारी देता है कि जस्टन नामक उनका राजा उज्जैन पर शासन करता था। जस्टन का पुत्र जयदामन बीमार रहता था। यह राजा बनने से पहले मर गया। जयदामन का पुत्र रुद्रदामन जस्टन के बाद राजा बना। शकों का भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा रुद्रदामन। उपाधि भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक, शत्रुओं के राज्य की स्थापना करने वाला। जूनागढ़ अभिलेख, गुजरात। रुद्रदामन संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख। रुद्रदामन का सौराष्ट्र में प्रांतपति सुविशाख था, जिसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को 2 बार युद्ध में पराजित किया, लेकिन माफ कर दिया क्योंकि वह रुद्रदामन का दामाद था। रुद्रदामन ने संस्कृत कुराश दरबार की भाषा बनाया। संस्कृत भाषा को दोबारा महत्व दिलाने वाला रुद्रदामन था। अगला शासक रुद्र सिंह तृतीय। गुप्त राजा रामगुप्त, पत्नी ध्रुवशामिनी। रामगुप्त का भाई चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। गुप्त मगध में राज करते थे। रुद्र सिंह तृतीय ने पाटलिपुत्र को घेर लिया और रामगुप्त से बोला, तुम अपनी पत्नी ध्रुवशामिनी को हमें दे दो, अन्यथा मैं तुम्हारे राज पर आक्रमण कर दूंगा। रामगुप्त ध्रुवशामिनी को देने तैयार हो गया। ये बात रामगुप्त के भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को बुरी लगी। रामगुप्त से कहा कि कैसे राजा हो तुम, गुप्त वंश की कुलवती को किसी मलिच्छ विदेशी को सौंप दोगे, लेकिन रामगुप्त राजा था इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय की नहीं चली। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी भाभी ध्रुवशामिनी के साथ मिलकर षड्यंत्र किया और ध्रुवशामिनी की जगह चंद्रगुप्त द्वितीय उसके बाद आभूषण पहन के तैयार हो गया और पाटलिपुत्र से निकलकर रुद्र सिंह तृतीय के पास पहुंचा। तो जैसे ही रुद्र सिंह तृतीय चंद्रगुप्त द्वितीय को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है तो वह हाथ में चाकू लिए रहता है और रुद्र सिंह तृतीय को चीर देता है। इसके बाद गुप्त सैनिक शकों की छावनी पर आक्रमण कर देते हैं, सब पराजित होते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय उसी सेना को लेकर पाटलिपुत्र जाता है और रामगुप्त को कहता है तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। रामगुप्त को मार देता है। वह ध्रुवशामिनी से विवाह कर लेता है। आगे चलकर इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय व ध्रुवशामिनी से कुमार गुप्त पैदा होता है। विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय व ध्रुवशामिनी पर देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक लिखी है। चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बनने के बाद उज्जैन में शकों पर आक्रमण कर देता है। शकों को पूरी तरह समाप्त करके सकाल के उपाय धारण किया। रुद्र सिंह तृतीय के साथ ही मृत्यु के साथ उज्जैन का कार्दमक वंश समाप्त हो जाता है। उज्जैन में शक समाप्त हो गए। नासिक का शक वंश। क्षयरात वंश संस्थापक भूमक। अगला शासक नहपान। इसे सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी पराजित कर देगा और नासिक में क्षयरात वंश समाप्त करके नासिक को सातवाहन साम्राज्य में मिला लेगा। इसकी जानकारी दो स्थान से। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का जोगल थम्पी महाराष्ट्र 8000 चांदी के पुनर्मुद्रित सिक्के। पहले नेपाल के बाद में गौतमी पुत्र सतकर्णी ने सिक्के को पुनर्मुद्रित कराकर अपना नाम सिक्कों में अंकित करवाया। पहला पार्थियन। पार्थिया, पर्सिया, ईरान। पहलवों का भारत में पहला ज्ञात शासक मेओस माउस। अगला शासक मिथ्रेडेट्स। इसने पहलवों को शक्तिशाली तरीके से भारत में स्थापित किया। पहलव साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। अगला शासक गोंदो फर्निस। पहलवों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा। इसका अभिलेख तख्त थे वही अभिलेख पाकिस्तान। गोंदो फर्निस के समय भारत में पहला ईसाई मिशनरी सेंट थॉमस आया। सेंट थॉमस को मद्रास के म्यानपुर नामक जगह में भीड़ भड़क गई और सेंट थॉमस की हत्या कर दी। कुषाण वंश। यूची जाति की शाखा कुई-सुंग। यह मध्य एशिया से हुडों से लड़कर भागे और भारत आई। इसी कुई-सुंग शाखा को भारत में कुजुल कड़फिसस लेकर आया। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसस फर्स्ट। इसने सबसे पहले अफगानिस्तान में काबुल जीता और कश्मीर जीता। कुजुल कड़फिसस ने संभवतः भारतीय धर्म को स्वीकार कर लिया था। ऐसी जानकारी इसने महाराजा धीराज धर्मधीरज उपाधि धारण की। एक कुषाण शासक कुजुल कड़फिसस जिसने सोने के सिक्के नहीं चलाए बल्कि तांबे के सिक्के चलाए। अगला शासक विम कड़फिसस सेकंड। इसने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया और तक्षशिला पंजाब को जीता। पंजाब पहला कुषाण शासक विम कड़फिसस जिसने सोने के सिक्के चलाए। यह संभवतः था क्योंकि सिक्कों में नंदी से त्रिशूल। उपाधि महाराज महेश्वर। क्षत्रपी व्यवस्था को आगे शकों व कुषाणों ने बढ़ाया।
कनिष्क इसे द्वितीय अशोक कहा जाता है क्योंकि उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया। अफगानिस्तान रबाता पब्लिक से जानकारी 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ तो कनिष्क ने शक संवत चलाया। भारत में सबसे लंबे समय तक जिन विदेशियों ने शासन किया वो सब थे। सब विदेशियों का पर्याय बन गया। कोई भी विदेशी आता तो उसे सब बोला जाता था। कनिष्क ने चीनी परंपरा के अनुसार देवपुत्र की उपाधि धारण की। इसके मुक्तिदाता भी कहा जाता है। यह सब जानकारी रबाता पब्लिक से प्राप्त होती है। राजधानी पुरुषपुर पेशावर। कनिष्क के सैनिक अभियान पाटलिपुत्र विजय। इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके इसे जीत लिया। वो पाटलिपुत्र से अश्वघोष बुद्ध का विच्चापात चमत्कारी कुक्कड़ मुर्गा सोने से बना हीरे मोती से जड़ा ले आया। चीन के साथ संघर्ष तुर्कमेनिस्तान पर अधिकार को लेकर कनिष्क व चीनी राजाओं के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। कनिष्क वर्सेस पान चाओ चीनी सेनापति। पान चाओ ने कनिष्क को हरा दिया व तुर्कमेनिस्तान पर चीन का अधिकार हो गया। पान चाओ की मृत्यु के बाद उसका बेटा पान यांग सेनापति बना। फिर कनिष्क ने आक्रमण किया और पान यांग को पराजित किया और तुर्कमेनिस्तान पर अधिकार कर लिया। चीन के साथ युद्ध के दो कारण। कनिष्क चाहता था कि चीनी सम्राट अपनी पुत्री का विवाह कुषाणों से कर दे ताकि उन्हें राजनीतिक महत्व मिल जाए। सामाजिक दृष्टि से भी उन्हें ऊंचा माना जाए क्योंकि कुषाणों के पास धन और शक्ति तो आ गई लेकिन अभी उन्हें कबीलाई माना जाता था। चीनी राजाओं का एक सामाजिक दर्जा था इसलिए कनिष्क उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था ताकि कुषाणों को भी सामाजिक दृष्टि से ऊंचा माना जाए लेकिन चीनी राजाओं ने मना कर दिया विवाह करने से। दूसरा कारण तुर्कमेनिस्तान पर अधिकार को लेकर था। कश्मीर विजय राज रंगोली के अनुसार कनिष्क ने कश्मीर पर आक्रमण किया था और वहां कनिष्क नामक नगर बसाया। मालवा शकों को पराजित कर उन्हें कुषाणों के अधीनस्थ किया। पार्टियों के साथ युद्ध। चोस रोज खुसरो पार्थियन राजा को कनिष्क ने पराजित किया। जानकारी बी स्मिथ। कुषाण साम्राज्य को भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समाज कहा जाता था जिसमें भारत के साथ साथ अन्य देश भी शामिल थे। जब कनिष्क का साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया तो कनिष्क ने इस पूरे साम्राज्य को संभालने के लिए दो राजधानी बनाई। उत्तरी साम्राज्य के लिए पुरुषपुर पेशावर, दक्षिणी साम्राज्य मथुरा यूपी। कनिष्क के निर्माण काल। कनिष्क स्तूप पेशावर, कनिष्क चैत्य बौद्धों का पूजा स्थल पेशावर, वास्तुकार अंगिलस यूनानी, 13 मंजिल ऊंची मीनार पेशावर, सिरकप नामक नगर तक्षशिला, कनिष्कपुर कश्मीर, सांची स्तूप के तोरणद्वार। कनिष्क के दरबारी विद्वान। वर्षोमित्र चौथी बौद्ध संगीत का अध्यक्ष पुस्तक महाविभाषा सूत्र बौद्ध धर्म का विश्वकोश। अश्वघोष चौथी बौद्ध संगीत का उपाध्यक्ष पुस्तक बुद्धचरित्र बौद्धों की रामायण सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण। नागार्जुन भारत का आइंस्टाइन रसायन विज्ञान के पिता पुस्तक माध्यमिका सूत्र सापेक्षता का सिद्धांत शून्यवाद के प्रवर्तक। कनिष्क ने इन्हें अपना दूध बनाकर चीन भेजा। पार्श कनिष्क के गुरु बौद्ध भिक्षु संघ रच कनिष्क का राजपुरोहित चरक चरक संहिता। कनिष्क ने देवकुल प्रथा प्रारंभ की थी। ये रोमन प्रथा थी। देवकुल ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ शासक वर्ग के जो पूर्वज रहे हैं उनकी एवं अपनी आदम पूर्ति रखी जाती थी और उनकी पूजा की जाती थी। कनिष्क के द्वारा बनवाया गया देवकुल मथुरा में खुदाई में मिल चुका है। कनिष्क के साम्राज्य के अंतर्गत चीन का रेशम मार्ग आता था। कनिष्क के उत्तराधिकारी वशिष्ठ खुविष्ट वासुदेव सेकंड अंतिम शासक। कुषाणों को समाप्त दो लोगों ने किया। नागवंश व गुप्तों ने। पूर्वी मध्य भारत में गुप्तों ने, पश्चिम भारत में नाग ने। मौर्योत्तर काल की राजनीतिक व्यवस्था। मौर्योत्तर काल में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई विदेशी एवं देशी राज्यों की स्थापना हुई थी। इस काल में प्रायः प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था जिसमें राजा ही सत्ता का प्रधान होता था। वे पहला विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था। पूरा भारत देशी एवं विदेशी राज्यों में बटा था। उदाहरण इंडो यवन शाकल तक्षशिला सक तक्षशिला मथुरा उज्जैन नासिक पहलव तक्षशिला कुषाण पुरुषपुर मथुरा सुंग कर्ण पाटलिपुत्र सातवाहन वाकाटक महाराष्ट्र चेद कलिंग। राजत्व का देवीकरण। राजा का पद देवीकरण हो चुका था। राजा अपने पद को मजबूत करने के लिए अपने पद का देवीकरण किया ताकि अधीनस्थ राजा स्वतंत्र होने का प्रयास न करे। उदाहरण सातवाहन कृष्ण भीम अर्जुन राम कुषाण देवपुत्र देवकुल प्रथा। छत्रप व्यवस्था। छत्रपी व्यवस्था में प्रांत को छत्रपी कहा जाता था और प्रांतपति को छत्रप कहा जाता था। भारत में छत्रपी व्यवस्था को शकों एवं कुषाणों ने प्रचलित किया था। इसकी विशेषता यह थी कि छत्रप किसी विदेशी को ही नियुक्त किया जाता था। द्वैत शासन व्यवस्था। शकों एवं कुषाणों के साम्राज्य में द्वैत शासन देखने को मिला। एक ही साम्राज्य में दो राजा होते थे। सम्राट के समानांतर युवराज भी और राजभूमि में स्वतंत्र होकर शासन करता था। मात्र सत्तात्मक प्रभाव। सातवाहन एवं वाकाटक वंश में राजनीति में मात्र सत्तात्मक प्रभाव देखने को मिला। उदाहरण के लिए सातवाहन राजा अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे और वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी प्रभावती गुप्त ने 20 साल तक शासन चलाया। सैनिक शासन। भूमि अनुदान की वजह से साम्राज्य की सीमाएं बढ़ गईं। अब केंद्र से पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण करना संभव नहीं था तो सातवाहन राजाओं ने गोलमिक नामक सैनिक अधिकारियों को इन दूरस्थ क्षेत्रों में नियुक्त कर दिया ताकि इन सारे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण रखा जा सके। छत्रपति शासन भी सैनिक शासन का उदाहरण है। मौर्योत्तर काल की सामाजिक व्यवस्था। वर्ण संकर जातियों में वृद्धि, वैश्यों की स्थिति में गिरावट एवं शूद्रों की स्थिति में सुधार, स्त्रियों की स्थिति, दासों की स्थिति, पहनावा। वर्ण संकर जातियों में वृद्धि। महाजनपद काल में 12 वर्ण संकर जातियां थी जबकि मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण एवं भूमि अनुदान की वजह से वर्ण संकर जातियों में वृद्धि हुई। मौर्योत्तर काल में 61 वर्ण संकर जातियों की जानकारी मनुस्मृति से मिलती है। वैश्यों की स्थिति में गिरावट एवं शूद्रों की स्थिति में सुधार। मौर्योत्तर काल में राजनीति में विकेंद्रीकरण व अराजकता की वजह से आंतरिक व्यापार प्रभावित हुआ जिससे वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई। भूमि अनुदान की वजह से राजा की जमीन कम हुई जिससे राजा की जमीन में जो खेती कार्य शुरू किया करते थे उससे वे मुक्त हो गए तो उन्होंने दूसरी आर्थिक गतिविधियां जैसे व्यापार उद्योग धंधे करना शुरू कर दिया जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ ही शूद्रों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। महिलाओं की स्थिति। वर्ण व्यवस्था की रक्षा के लिए महिलाओं पर आर्थिक नियंत्रण शुरू हो गया। अंतर्वर्णीय विवाह पर प्रतिबंध, विधवा विवाह पर प्रतिबंध, सती प्रथा का प्रारंभ, शिक्षा का अधिकार भी महिलाओं से छीन लिया गया, बाल विवाह को प्रोत्साहित। दासों की स्थिति। दासों की स्थिति में भूमि अनुदान की वजह से सुधार हुआ। राजा की कृषि जोत में कमी होने से दासों की आवश्यकता कम हुई जिससे दास कृषि कार्य से मुक्त हुए व अन्य कार्य जैसे व्यापार उद्योग धंधे आदि में लग गए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति तो सुधरी लेकिन समाज में अभी भी घृणित दृष्टि से देखा जाता था। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। पहनावा। कुषाणों ने भारत में पगड़ी कुर्ता पजामा आदि का प्रचलन किया था। साथ ही रोमन सम्राटों से प्रभावित होकर भारी लंबे कोट टोपी बूट आदि का प्रचलन प्रारंभ हुआ। निष्कर्षतः मौर्योत्तर काल में वर्ण व्यवस्था में जटिलता आई। वर्ण संकर जातियों में वृद्धि, स्त्रियों तथा दासों की स्थिति में गिरावट आई। इसलिए इस युग को इतिहासकारों ने अंध युग की संज्ञा दी है। मौर्योत्तर काल की धार्मिक व्यवस्था। वैदिक धर्म। मूर्ति पूजा। मौर्योत्तर काल में वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा आ गई। मथुरा व अमरावती मूर्ति कला में वैदिक देवी देवताओं की मूर्तियां बनी। नए देवी देवताओं का प्रदेश। विदेशियों व जनजातियों के आगमन से उनके देवी देवताओं को वैदिक धर्म में स्वीकार किया गया जैसे वासुदेव गणेश सूर्य पूजा शिव काली आदि। भक्ति की अवधारणा। पहली बार भक्ति की अवधारणा का उल्लेख श्वेता सर्वोदय उपनिषद में किया गया जो कि मौर्योत्तर काल में रचित है। भक्ति का अर्थ समर्पण, अपने आराध्य के प्रति समर्पित होकर उनके लिए नाचना गाना सुमिरन करना जिससे उन्हें प्रसन्न किया जा सके। अवतारवादी अवधारणा। ब्राह्मणों ने सभी धर्म जाति को एक करने के लिए अवतार की अवधारणा को विकसित किया। समाज को एक करने के लिए एक ही देवता के अलग-अलग जातियों से संबंधित अवतार बता दिए गए ताकि सारी जातियां वर्ण एक ही देवता के नाम पर एक हो जाए। विष्णु के 10 अवतार, शिव के 28 अवतारों का वर्णन मिलता है। यज्ञों का महत्व पुनः स्थापित। मौर्योत्तर काल में यज्ञों का महत्व पुनः बढ़ गया क्योंकि मौर्योत्तर कालीन शासकों ने अश्वमेध यज्ञ याग आदि करना शुरू किया। सुंग सातवाहन कर्ण वाकाटक आदि वंशों ने पुनः यज्ञों का महत्व स्थापित किया। बौद्ध धर्म। मूर्ति पूजा। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा शुरू हुई। गांधार मूर्तिकला में पहली बार बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां बननी प्रारंभ हुई। बौद्ध धर्म का व्यास। मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीत हुई जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान व महायान में बढ़ गया। बोधिसत्व की अवधारणा। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म के व्यापन के साथ ही महायान शाखा ने बोधिसत्व की अवधारणा का विकास किया। बोधिसत्व ऐसे बौद्ध भिक्षु जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई लेकिन वे शरीर का त्याग नहीं कर रहे ताकि दूसरों को ज्ञान दे सके। बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा का प्रयोग। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा। मौर्योत्तर काल में जितने भी बौद्ध साहित्य लिखे गए वे संस्कृत भाषा में लिखे गए। जैन धर्म। मूर्ति पूजा। जैन धर्म के अंतर्गत दिगंबर मत वालों ने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। संस्कृत भाषा का प्रयोग। मौर्योत्तर काल में जैन धर्म में भी संस्कृत भाषा का प्रयोग प्रारंभ हो गया। मौर्योत्तर काल का सांस्कृतिक जीवन। स्तूप विहार एवं चैत्य मूर्तिकला चित्रकला साहित्य। स्तूप। मौर्य काल से ही स्तूप निर्माण आरंभ हो गया था किंतु मौर्योत्तर काल में स्तूपों का न केवल परिवर्धन हुआ बल्कि कलात्मक दृष्टि से भी इनकी शोभा में वृद्धि हुई। सुंग वंश के शासकों ने मौर्य काल में निर्मित भरहुत, सतना, सांची, रायसेन एवं गया, बिहार आदि स्तूपों का परिवर्धन करवाया। उसी प्रकार सातवाहन एवं शक वंश के शासकों ने भी अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया जिनमें अमरावती, नागार्जुन, कोंडा, घंटसाला के स्तूप प्रमुख थे। बिहार एवं चैत्य बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान होते थे। बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु के 4 महीने बिहारों में ही रहते हुए पूजा इत्यादि करते थे। मौर्योत्तर काल में मुख्यतः सातवाहन, इक्ष्वाकु, वाकाटक वंश के राजाओं के द्वारा अनेक विहारों का निर्माण कराया गया। चैत्य बौद्धों का पूजा गृह था। अधिकांश चैत्य पहाड़ों को काटकर निर्मित किए जाते थे तथा समांतर चैत्य आयताकार होते थे। उसका अंतिम किनारा अर्धवृत्ताकार होता था। इसके केंद्र में एक स्तूप का भी निर्माण किया जाता था। इसका उद्देश्य उपासना था। स्तूप के छत को घोड़े की नाल के आकार में कर दिया जाता था ताकि उससे रोशनी स्तूप के ऊपर पड़े। उदाहरण पीतल खोरा, भज, कारले, कन्हेरी, अजंता, महाराष्ट्र आदि।
मूर्तिकला और काल में पशुओं की जीवंत आकृतियां बनाई गई, किंतु मरो तो पश्चात वह शैली टूट गई तथा फिर वैसी जीवंत पशु आकृतियां देखने को नहीं मिलती, परंतु उसकी दूसरी तरफ उसकी क्षतिपूर्ति मानव मूर्तियों के विकास के रूप में की गई। इस काल में मूर्तिकला की तीन भिन्न शैली विकसित हुई। गांधार शैली, ये मूर्तियां गांधार क्षेत्र में बनी इसलिए इसे गांधार शैली कहा जाता है। यूनान में हेलेनिस्टिक शैली में अपोलो की मूर्तियां बनाई जिसमें सुंदरता एवं मस्कुलर शरीर पर बल दिया गया। रोमनों ने जब यूनान को जीत लिया तब उन्होंने ग्रीक रोमन शैली में मूर्तियां बनाई जिसमें इन्होंने आभूषण, मुकुट आदि जोड़ दिया। जब हेलेनिस्टिक कला भारत आई और इसमें भारतीय विषयों पर मूर्तियां बनी तो इसे गांधार कला कहा गया। गांधार कला में बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां बनाई गई। गांधार शैली में मूर्ति के निर्माण में गहरे नीले अथवा काले स्लेटी पत्थर का उपयोग किया गया। गांधार शैली का जनक कनिष्क को कहा जाता है। मथुरा कला शैली, ये मूर्तिकला की शैली मथुरा के आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई। यह शैली भी कनिष्क के समय विकसित हुई। इसमें लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया। इस शैली में अध्यात्म में बल दिया गया। मूर्ति की आंखें या तो आधी बंद होंगी या पूरी बंद होंगी। मूर्ति का चेहरा शांत होगा। मथुरा कला का दृष्टिकोण आदर्शवादी है। इसमें मूर्तियों के शारीरिक अंकन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। पारदर्शी कपड़े शरीर से चिपके दिखाए गए, किंतु इसमें अधिक बल चेहरे पर आध्यात्मिकता दिखाने पर दिया गया। इस कला के अंतर्गत बौद्ध जैन एवं वैदिक देवताओं की मूर्तियां बनी। अमरावती शैली, दक्षिण भारत में अमरावती, नागार्जुन कोंडा, घंटेसाला, जगपेट तथा आसपास के क्षेत्रों में मूर्तिकला की अमरावती शैली का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने इसका विकास किया। इस शैली के अंतर्गत मूर्ति के निर्माण में कच्चे माल के रूप में संगमरमर का प्रयोग हुआ। यह मूर्तियां समूह में बनती थी। साथ ही मूर्तियों में भावनाओं का प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। यह भारत की पहली शुद्ध मूर्तिकला थी। इस शैली का दृष्टिकोण गांधार एवं मथुरा शैलियों से पृथक है। इसका स्वरूप धार्मिक विषयों पर कम, इंद्रिय सुखों पर अधिक था। गांधार, मथुरा, अमरावती शैली। गांधार क्षेत्र, मथुरा क्षेत्र, अमरावती, नागार्जुन कोटा, जगपेट। कुषाण कनिष्क, सातवाहन, इक्ष्वाकु। कच्चा माल गहरे नीले काले स्लेटी पत्थर, इसमें कच्चा माल लाल बलुआ पत्थर, कच्चा माल संगमरमर। विषय बुद्ध बोधिसत्व, इसमें विषय बौद्ध जैन वैदिक विशेष, इसमें विषय बौद्ध जैन वैदिक विशेषता। मूर्तियों में सुंदरता पर बल, मस्कुलर शारीरिक संरचना, आभूषण, मुकुट, केश श्रृंगार, यथार्थवादी विशेष। आध्यात्मिक मूर्तियां, चेहरा शांत, ध्यान में, आधी आंखें बंद या पूरी बंद विशेषता। सामूहिक मूर्तियां, इंद्रिय भाव पर बल, भारत की पहली शुद्ध मूर्तिकला। चित्रकला, मौर्योत्तर काल से हमें चित्रकला के विकास के साक्ष्य मिलने लगते हैं। जैसे हम जानते हैं यहाँ जनता चित्रकला का एक लंबा इतिहास रहा है। फिर जैसा कि हमें ज्ञात होता है कि जनता के आरंभिक चित्र सातवाहनों से जुड़े हुए थे। साहित्य, मौर्योत्तर काल में सातवाहन शासक हाल तथा उसका दरबारी सर्ववर्मन ने क्रमशः गाथा, सप्तशती एवं कातंत्र व्याकरण की रचना की। इस काल में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, चरक ने चरक संहिता की रचना की। मौर्योत्तर काल की अर्थव्यवस्था, मौर्योत्तर काल आर्थिक क्षेत्र में चतुर्दिक विकास का काल था। यह वही काल है जहाँ एक तरफ कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ, वहीं दूसरी तरफ शिल्प, वाणिज्य, व्यापार एवं नगरीकरण की प्रक्रिया को गति मिली। कृषि, इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने वाले निम्नलिखित कारक थे। भूमि अनुदान के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में कृषि का प्रसार हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुदान के रूप में प्रदत्त भूमि का एक बड़ा भाग गैर आबाद भूमि का होता था, जो दान ग्रहण करने वालों के निजी प्रयासों से विकसित किया जाता था। मनु संहिता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्राह्मणों को गैर आबाद भूमि को स्वीकार करना चाहिए। इस काल में कृषि के विस्तार में निजी व्यक्ति की भूमिका पर भी विशेष बल दिया गया। उदाहरण के लिए मनु कहता है कि भूमि उसकी होती है जो उसके घास फूस को साफ कर आबाद करता है। इस तरह की बातों के वृत्तांत मिलिंद पन्नों से भी प्राप्त होते हैं। स्वयं राज्य की ओर से भी सिंचाई के प्रोत्साहन के लिए कदम उठाया जाता था। उदाहरण के लिए रुद्रदामा ने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। फिर खारवेल ने भी महान पद्मनंद द्वारा बनवाई गई तिनसुली नहर का जीर्णोद्धार कराया। इसके अतिरिक्त मनु ने भी कृषकों के हितों की सुरक्षा के लिए भी राजा को विधि निर्माण का सुझाव दिया है। मनु कहता है राजा को कृषि उपकरण चुराने वाले, खेतों की मेड़ तोड़ने वाले, नकली बीज बेचने वाले लोगों को दंडित करने के लिए कानून बनाने चाहिए। शिल्प उद्योग, मौर्योत्तर काल में शिल्प विकास की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहन मिला। जहाँ दीर्घ निकाय में 24 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख है, वहीं मौर्यकालीन ग्रंथ महावस्तु से 36 प्रकार के शिल्पों का वर्णन मिलता है। मौर्योत्तरकालीन पुस्तक मिलिंद पन्नों में 75 प्रकार के उद्योगों की जानकारी मिलती है। इस काल में अलग अलग प्रकार के उद्योगों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए उज्जैन मनका बनाने के कार्य हेतु प्रसिद्ध था। मथुरा एक विशेष प्रकार के वस्त्र साटक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। उसी प्रकार दक्षिण में अरिकमेरु और उरायूर वस्त्रों की रंगाई के लिए जाना जाता था। आंध्र प्रदेश का करीमनगर तथा नालकेंडा लोहा एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध थे। मालवा में विदिशा हस्तिदंत उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। विदेशी यात्रियों ने भी भारत में विभिन्न प्रकार के उत्पादन केंद्रों का उल्लेख किया है। उदाहरणार्थ प्लिनी भारत को रत्नों की एकमात्र जननी कहता है। उसी प्रकार पेरिप्लस नामक ग्रंथ में कोल्ची कोरकई को मोती उत्पादन का केंद्र बताया गया है। वाणिज्य, व्यापार, कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार के परिणामस्वरूप आर्थिक दृष्टि से संपन्न वर्ग अस्तित्व में आया और ईश्वर ने विलासिता संबंधी सामग्रियों की मांग बढ़ा दी। भारत इस काल में मुख्यतः पश्चिमी रोमन साम्राज्य, हान साम्राज्य, चीन तथा दक्षिण एशिया देशों के साथ व्यापार करता था। इस काल में रेशम मार्ग पर कुषाणों का अधिकार हुआ। साथ ही पहली सदी में मानसून की खोज हुई तो स्थल व्यापार की जगह समुद्रिक व्यापार को विशेष प्रोत्साहन मिला। भारत में रोमन साम्राज्य को निर्यात होने वाली वस्तुओं में मुख्यतः मसाले, लौह, करण, सूती एवं रेशमी वस्त्र, कीमती द्रव्य तथा औषधि आदि शामिल थे। भारत चीन से आयातित वस्तुओं को उचित दाम पर रोमन साम्राज्य को बेचता था। भारत रोम से चांदी, अरेटाइन, मृदभांड, शराब, दोहत्तों वाला कलश आदि आयात करता था। व्यापार संतुलन संभवतः भारत के पक्ष में था क्योंकि एक रोमन लेखक प्लिनी ने रोम से निकास हो रहे कीमती धातु पर अपना दुख व्यक्त किया है। यातायात, संचार व्यवस्था, सड़क मार्ग, इस काल में उत्तरापथ जो कि सोनार गांव से पेशावर तक जाता था, इसका विस्तार बैक्ट्रिया तक हो गया। रेशम मार्ग से जुड़ गया। दक्षिणापथ जो कि प्रतिष्ठान से श्रावस्ती तक जाता था, इसका विस्तार दक्षिण में अरिकमेरु बंदरगाह तक हो गया। प्रमुख बंदरगाह, पेरिप्लस ऑफ द यूरेशियन सी में कुल 24 बंदरगाहों का वर्णन मिलता है, जिनमें प्रमुख बंदरगाह थे बैरिगाज या भड़ौच गुजरात, पश्चिमी तट पर स्थित सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा बंदरगाह, बार बैरिकम सिंध, सोबारा तथा कल्याण महाराष्ट्र, अरिकमेरु पांडिचेरी, जहाज निर्माण तथा रोमन बस्ती का साक्ष्य, कोरकई तमिलनाडु मोतियों के लिए प्रसिद्ध, मुजुरिस केरल। श्रेणी व्यवस्था, विभिन्न शिल्पियों ने अपनी अपनी श्रेणियां गठित कर ली थी। श्रेणियों ने अपने नियम कानून होते थे जिन्हें श्रेणी धर्म कहा जाता था। प्रत्येक श्रेणी के पास अपने सदस्यों पर न्याय का अधिकार भी होता था। श्रेणी न्यायालय के प्रमुख को महाश्रेष्ठ कहते थे। इन श्रेणियों ने कालांतर में श्रेणी बल सेना रखने का अधिकार प्राप्त कर लिया। श्रेणियों को मापतौल के पैमाने तथा वस्तुओं की कीमतें तय करने का अधिकार था। प्रत्येक श्रेणी की अपनी पताका तथा मुहर होती थी। मुद्रा व्यवस्था, मौर्योत्तर काल मुद्रा व्यवस्था के विकास की दृष्टि से भी प्रगति का काल माना जाता है। इस काल में इंडो ग्रीक ने सोने, चांदी एवं तांबे के तथा कुषाणों ने शुद्ध सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए। साथ ही सातवाहनों ने भी शीशे के पोटी नमक सिक्के चलाए। नगरीकरण, कृषि, शिल्प उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, मुद्रा अर्थव्यवस्था के विकास ने नगरीकरण की प्रक्रिया को बल प्रदान किया। इस काल के ग्रंथों में कई नगरों का उल्लेख मिलता है जिनमें शाकल, पेशावर, मथुरा, उज्जैन, अरिकमेरु, मुजुरिस आदि प्रमुख थे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मौर्योत्तर काल में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई। विदेशी व्यापारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आई, परिणामस्वरूप विदेशी संबंध भी मजबूत हुए।